स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का हीट वेव्स पे है। ऑल दो हीट वेव्स पे आपने पहले भी लेक्चर्स देखे होंगे, लेकिन आज हम एक पर्टिकुलर डिस्कशन इस पे करेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या आज तक हमें जैसा वार्न किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, जो हमने एक्सपेक्ट किया था, क्या उससे जल्दी ये एक्सट्रीम हीट वेव्स की सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है। तो यही क्वेश्चन है, डू दीज हीट वेव्स मीन क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग फास्टर देन एक्सपेक्टेड। तो ये जो हीट वेव्स हैं, क्या ये हमको ये बता रही हैं कि क्लाइमेट चेंज जो हो रही है, जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी, क्या वो जल्दी हो रही है। इसको हम डिस्कस करेंगे। हीट वेव्स क्या होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम एक क्वेश्चन भी आपको दूंगी मेंस के लिए, आंसर राइटिंग डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। आप सोशल मीडिया पे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट आई फील टेलीग्राम इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू आंसर योर क्वेरीज। और साथ में मैं बता दूं कि हमारा जो इवनिंग फाउंडेशन बैच है लाइव, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, आईएएस की प्रिपरेशन के लिए, प्री प्लस मेंस, वो शुरू हो रहा है 1 अगस्त से। 6 PM डेली लाइव क्लास आपकी ली जाएगी। आप यहाँ पे मेरा कोड वीरो लाइव यूज़ कर सकते हैं फॉर द अमेजिंग डिस्काउंट्स। फीचर्स जो हैं, अमेजिंग फीचर्स हैं इस कोर्स के। मेंटोरशिप आपको मिलेगी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। आप 19,499 वैसे ही अफोर्डेबल प्राइस है। आफ्टर यूजिंग द कोड यू विल गेट मोर डिस्काउंट। और क्वालिटी एजुकेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, प्रॉपर मेंटोरशिप मिलेगी, हैंडआउट्स मिलेंगे नोट्स के। तो आपकी प्रिपरेशन जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो डू एनरोल योर सेल्फ। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक हीट वेव्स, इस पे लास्ट में हम एक मीन्स आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करेंगे, एंड आई होप कि आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, मिलियंस ऑफ पीपल आर नाउ एक्सपीरियंसिंग इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज फर्स्ट हैंड। पहले तो हम पढ़ते थे कि क्लाइमेट चेंज होगा, साइंटिस्ट ये वार्न कर रहे हैं कि ऐसा होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, लेकिन हमने इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया था। यूरोप में 2003 में बहुत ज़्यादा हीट वेव एक्सपीरियंस की थी, अराउंड 70,000 लोगों की तब डेथ हुई थी। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं यूरोप के हाल और भी ज़्यादा बुरे हैं। मिलियंस ऑफ पीपल इससे सफ़र कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स को एक्चुअली देख रहे हैं। ये जो हीट वेव्स हैं, एक तरह से रिकॉर्ड्स इन्होंने ग्लोब में तोड़ दिए हैं। समर के क्रॉप्स आपके ख़राब हो रहे हैं, पावर आपकी नॉकआउट हो रही है, आग लग रही है जंगलों में और वो कंट्रोल भी नहीं हो रही है, रोड्स आपकी ख़राब हो रही हैं, रनवेज ख़राब हो रहे हैं, और बहुत से लोगों की जान इस हीट वेव में जा रही है। ये सब आप न्यूज़ में डेली देख ही रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज कैसे हो रही है। ये देखिए, ये आर्टिकल देखिए, ओवर 1700 किल्ड इन पोर्टुगल, स्पेन बाय फेरोशियस यूरोप हीट वेव। तो यूरोप हीट वेव्स WHO ने बताया कि किस तरह से कितने लोगों की जान इसमें जा रही है, क्योंकि ग्लोबली इस टाइम हीट वेव हर देश में जहाँ पे समर्स हैं वहाँ पे हो रही है। अभी एक सिग्नल देखिए आप यहाँ पे किंग्स क्रॉस लंदन में, ये मेल्ट हो गया हीट की वजह से। ये पूरा देखिए क्या हाल हो गया कि मेल्ट हो गया है। यहाँ पे यूजुअली अगर आप देखेंगे कोल्ड रहता है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, तो उस तरह के मटेरियल से बनाया जाता है, कोल्ड टॉलरेंस के लिए यहाँ पे मटेरियल यूज़ किया जाता है। लेकिन अब हीट वेव है तो देखिए किस तरीके से ये मेल्ट हो रहा है, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये नहीं टिक सकता। रोड्स अगर आप देखेंगे तो मैनचेस्टर का ये पिक्चर है, एसफॉल्ट जो रोड्स पे होता है किस तरीके से मेल्ट हो गया है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से लोग ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं, लोग इस पर चल नहीं पा रहे। तो ये हाल है हीट वेव से यूरोप का और बाकी देशों का, आप देख सकते हैं। और ग्लोबल हीट वेव, एक ये आप देख सकते हैं कार्टून की तरीके से बताया गया है कि किस तरह से हम इतने सारे कन्वेंशंस, इतने सारी मीटिंग्स हमारी होती रहती हैं, लेकिन फिर भी हम ग्लोबल हीट वेव को नहीं रोक पा रहे। इंडिया की भी बात करें तो दिल्ली की भी आप देखेंगे 6 हीट वेव स्पेल्स हमने दिल्ली में देखे हैं। मार्च 27 अप्रैल यहाँ पे टेम्परेचर 40 to 42 मैक्सिमम, ये स्टेशंस में जो रिकॉर्ड किया गया। तो 6 हीट स्पेल्स 27 मार्च से 12 अप्रैल, देन 19 अप्रैल टू 23, 27 अप्रैल टू 2 में, तो जून 2 to 13 लास्ट वहाँ पे हीट वेव स्पेल रहा। तो आप देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर हाईएस्ट यहाँ पे 10 साल का रहा है। अब हम बात करते हैं हीट वेव्स की। हम हीट वेव्स बोल रहे हैं, आफ्टर ऑल हीट वेव्स क्या होती हैं। हीट वेव एक ऐसा समय है, ऐसा पीरियड है वेदर का, हॉट वेदर का, जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर जाएगा, एक्सट्रीमली हॉट वेदर होगा। और हॉट वेदर होने के साथ साथ वहाँ की जो ह्यूमिडिटी है
वो भी उमस जिसको हम कहते हैं, ह्यूमिडिटी भी बहुत हाई रहेगी। टाइम टू टाइम आपको ये देखने को मिलेगा, स्पेशली ओशनिक क्लाइमेट कंट्रीज़ में ऐसा होता है, बट हम अभी हर जगह ये देख रहे हैं। एक वीडियो मैंने बनाई थी जहाँ पे हमने डिस्कस किया था ड्राई टेम्परेचर एंड वेट टेम्परेचर, राइट, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, थोड़े आपके कॉन्सेप्ट इससे और क्लियर होंगे। तो हीट वेव आप समझ लीजिए हॉट वेदर, एक्सट्रीम हॉट वेदर का जो एक स्पैन ऑफ टाइम है, एक पीरियड है, उसको हम हीट वेव बोलते हैं। टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, ह्यूमन बॉडी के लिए भी फैटल होता है, उससे डेथ हो सकती है। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि हीट वेव किन सिचुएशंस में हम डिक्लेयर करेंगे कि हीट वेव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। ओके, हीट वेव को माना जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर किसी स्टेशन का 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए प्लेन्स के लिए, एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस हो हिली रीजन्स के लिए, एंड कोस्टल रीजन्स के लिए इट इज़ अराउंड 37 डिग्रीज। ओके, यहाँ पे मिस हुआ है शायद लिखना, तो कोस्टल के लिए इट इज़ 37 डिग्री, तो हम हीट वेव को कंसीडर करते हैं कि हीट वेव है। अब नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर अगर किसी स्टेशन का लेस देन और इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस है, नॉर्मल टेम्परेचर उसका 40 डिग्री, किसी एरिया का 40 डिग्री सेल्सियस रहता है या उससे कम रहता है, अगर उसमें इंक्रीज होता है 5 से 6 डिग्री का अपने नॉर्मल टेम्परेचर से, तो उसको भी हम हीट वेव कंडीशन कंसीडर करते हैं। सो दीज आर द फ्यू क्राइटेरिया कि जब हम हीट वेव बोलते हैं। और फर्दर इंक्रीज 7 डिग्री हो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा, उसको सिवियर हीट वेव कंडीशन बोलते हैं। 5 से 6 डिग्री हो रहा है तो हीट वेव कंसीडर किया जाएगा, 7 डिग्री है उससे ज़्यादा हो रहा है तो उसको सिवियर हीट वेव कंडीशन कहा जाएगा। यहाँ पे NDMA जो है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उन्होंने गाइडलाइंस भी दी हैं कि किस तरह से नेशनल लेवल की स्ट्रैटेजीज हम बना सकते हैं हीट वेव्स के इम्पैक्ट को कम करने के लिए। ऑल्दो हम यहाँ पे सोल्यूशंस अभी डिस्कस नहीं कर रहे, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस जिनको हम आंसर करने की, समझने की कोशिश करेंगे। अब एक सवाल उठता है कि क्या ये जो क्लाइमेट चेंज है वही रीज़न है कि हीट वेव्स हमको देखने को मिल रही हैं? क्या क्लाइमेट चेंज उसका रीज़न है? सो योर आंसर इज़ येस, क्लाइमेट चेंज ही इसका रीज़न है। ग्लोबल वार्मिंग इस तरीके से इतनी इस हद तक हो गई है कि हमको ये हीट वेव्स सामना करना पड़ रहा है। हीट वेव्स का यूरोप का आप हाल देख सकते हैं, ड्रामेटिकली इंक्रीज़ हो गया है और एक्सट्रीम लॉन्ग लास्टिंग हीट वेव्स आपको देखने को मिल रही हैं। और हर स्टडी के बाद, स्टडी आफ्टर स्टडी हमने ये देखा है कि किस तरह से हीट वेव्स की वार्निंग दी गई थी। क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव हो रही है और अभी वाली हीट वेव भी क्लियरली क्लाइमेट चेंज की वजह से है। पहले हीट वेव्स ना बहुत रेयर होती थी, कभी कभार होती थी, जैसे मैंने बोला 2003 में आई थी। अब हीट वेव्स जो है इम्पॉसिबल हो गया और इस बार हो रही हैं और लोगों की जान भी जा रही है। सो क्लाइमेट चेंज इज़ द रीज़न। IPCC का रिपोर्ट, जैसे मैंने IPCC के बारे में आपको बता दूं कि IPCC का क्या काम रहता है, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज, इनका काम रहता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो साइंस है ये उसको असेस करते हैं। ऑल्दो इनके खुद के साइंटिस्ट नहीं होते, दुनिया भर के साइंटिस्ट वॉलंटरी इसमें काम करते हैं। उनको बोला जाता है कि आप सारे जर्नल्स पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए क्लाइमेट से रिलेटेड और असेसमेंट करिए, नई रिसर्च भी हो सकती है। इस तरह से ये हमको असेसमेंट रिपोर्ट्स देता है IPCC, AR1 to AR6, अभी 6 रिपोर्ट्स इन्होंने दी हैं। शुरू की 5 रिपोर्ट्स आप कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग पे है। AR6 में, ये भी मैंने अलग से वीडियो बनाया था, इन्होंने हीट वेव को मेंशन किया था कि हीट वेव्स आएंगी, क्लाइमेट चेंज का ये इम्पैक्ट हो रहा है। तो रिपोर्ट में कहा गया था वेट बल्ब टेम्परेचर्स अगर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होंगे तो वो घातक हो सकते हैं। सस्टेन्ड एक्सपोजर्स टू वेट बल्ब टेम्परेचर्स अबव 32 डिग्री सेल्सियस डेंजरस हो सकते हैं आपकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, क्योंकि आपका पसीना उसमें सूखेगा नहीं। वेट बल्ब टेम्परेचर की ह्यूमिडिटी भी इतनी ज़्यादा है कि आपका जो पसीना है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो सूख नहीं रहा और ज़्यादा गर्मी लगेगी, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ड्राई, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ड्राई टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर जो है हमने अलग से वीडियो में डिस्कस किया, आप देख सकते हैं। आप नॉर्मल लिख लीजिए वेट बल्ब टेम्परेचर स्टडी IQ, आपको वीडियो आ जाएगा। अब देखिए, अब ग्रोइंग कंसर्न ये भी है कि अगर ये 35 डिग्री का थ्रेशहोल्ड, क्योंकि 32 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, 35 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है तो घातक है, जान जा सकती है। तो अगर ये थ्रेशहोल्ड 35 डिग्री का क्रॉस कर गया तो जितना भी हमारा साउथ एशिया है यहाँ पे जीना मुश्किल हो जाएगा, अनसर्वाइवेबल हो जाएगा आने वाले सालों में, ऐसा IPCC रिपोर्ट ने बोला। इंडिया की तरफ से देखिए MOE मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट साइंस का जो रिपोर्ट है, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन, ये रिपोर्ट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, सॉरी नॉट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, सॉरी दिस इज योर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इसको यहाँ पे कॉशन दिया है कि 2100 तक जो फ्रीक्वेंसी है, गर्मियों की जो फ्रीक्वेंसी है, अप्रैल टू जून हम बोलते हैं कि गर्मी है, ये डबल हो जाएगी
और यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, एवरेज ड्यूरेशन हीट वेव इवेंट्स की इंक्रीज़ हो जाएगी और डबल हो जाएगी और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ प्रोजेक्शन में दी गई है, तो पूरा स्ट्रेस हो सकता है इंडिया के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जो क्लाइमेट चेंज है आज तक साइंटिस्ट ने जितना बोला था क्या उससे जल्दी हो रही है? तो आंसर इसका ब्रॉड सेंस में अगर हम लेंगे तो नो, ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट ने आज तक जो भी पेपर्स आए, जैसे भी वार्न किया, ऑलमोस्ट वैसा ही हो रहा है जिस तरह की डिफरेंट पब्लिकेशंस में छपा कि क्लाइमेट चेंज से ग्लोबल वार्मिंग होगी, हीट वेव्स आएंगी, डेजर्टिफिकेशन आपकी इंक्रीज़ होगी, एनिमल स्पीशीज़ का लॉस होगा, जो चीज़ें बोली वो सब आज हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि फास्टर है, जो भी हमारे मॉडल थे उन्होंने इसी हिसाब से इसको प्रिडिक्ट किया था, हाईलाइट किया था। लेकिन वही बात है कि साइंटिस्ट की आवाज़ पॉलिटिकल सिनारियो में आम लोगों तक नहीं पहुंच सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्लाइमेट के जैसे मॉडल्स हैं, आज हमारा ज़माना बहुत कंप्यूटराइज्ड है, एआई का ज़माना है, हम कंप्यूटराइज्ड मॉडल्स बनाते हैं। तो क्या ये मॉडल्स, इन्होंने हमको वार्न नहीं किया एक्सट्रीम इवेंट्स के बारे में कि इस तरह के एक्सट्रीम इवेंट्स होंगे? देखिए, आज जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कंप्यूटर के थ्रू हम मॉडल्स बनाते हैं, इसका आंसर येस और नो में एकदम ब्लैक एंड वाइट नहीं हो सकता। देयर आर सम ग्रे एरियाज़। और ये भी नहीं हम कह सकते कि जो मॉडल्स हैं वो गलत हैं, ये भी नहीं कह सकते पूरे तरीके से सही हैं, बट कहीं ना कहीं ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे, इन क्लाइमेटिक मॉडल्स ने भी हमको वार्न किया था, प्रिडिक्ट किया था। जिस तरह भी हमने इनको डिज़ाइन किया है, इन्होंने एक्सट्रीम इवेंट्स के बारे में नहीं बताया, बट ये जो चेंज हो रही है वो प्रिडिक्टेबल थी। और किस तरह की फोर्सेस हैं जिस वजह से ये हीट वेव्स आ रही हैं, डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज हो रही है जिसके पीछे बहुत सारे आपके एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं। लेकिन फ़िलहाल यूरोप पे जेट स्ट्रीम का जो स्प्लिट है उसको भी एक रीज़न माना जा रहा है, डबल जेट स्ट्रीम स्टेट्स हैं उसको भी एक रीज़न माना जा रहा है हीट वेव्स के लिए। ये जो हीट वेव्स हैं इनका इम्पैक्ट डेफिनेटली लोगों की जान जा रही है, क्रॉप्स डैमेज हो रहे हैं, फूड प्रोडक्शन पे असर पड़ रहा है, चीज़ों के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए हैं, तो आपकी इकोनॉमी पे भी इसका असर पड़ रहा है। हेल्थ, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, तीनों चीज़ों पे इसका असर पड़ रहा है। लेस लेबर प्रोडक्टिविटी है, जंगल में आग लग रही है, सूखा पड़ रहा है। ये इम्पैक्ट है आपके हीट वेव के। हेल्थ केयर क्राइसिस, लोग बीमार हो रहे हैं, ज़्यादा हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशंस इंक्रीज़ हो रही हैं, इमरजेंसी रूम विजिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो रही हैं, और जो लोग प्रेग्नेंट हैं, पुअर प्रेगनेंसी रिजल्ट्स देखने को आ रहे हैं, बर्थ आउटकम्स पुअर आपको नज़र आ रहे हैं। तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, एक हेल्थ केयर क्राइसिस है इसकी वजह से। प्रोडक्टिविटी लॉस, इसकी वजह से ये आप इकोनॉमी में ले सकते हैं। इसका इफेक्ट क्या है? 1 बिलियन वर्कर्स जो रेगुलरली एक्सपोज हो रहे हैं हाई टेम्परेचर्स को, वो उनकी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ रहा है। एनर्जी डिमांड्स भी इंक्रीज़ हो गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए, क्योंकि जब गर्मी लगेगी, जिन देशों में कभी एसी यूज़ नहीं होता था वो भी यूज़ करना शुरू करेंगे, तो आपकी एनर्जी डिमांड्स भी इंक्रीज़ हो गई हैं और उनके रेट्स भी इंक्रीज़ हो गए हैं, राइट। सो दीज आर डिफरेंट इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव ऑन एनवायरमेंट, हेल्थ एंड इकोनॉमी। अब ये जो हीट वेव है ये ह्यूमंस को कैसे इफेक्ट करती है? ह्यूमन की, हमने कहा, फिजिकल बॉडी को इफेक्ट करती है, हेड, स्टमक, स्किन, लेग्स, एवरीवेयर। क्योंकि टेम्परेचर अगर इतना होगा तो उससे हीट स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि एक पॉइंट पे आके जब आपका, यूजुअली हमारी बॉडी, जब हमारी स्वेटिंग होती है, हमारी स्किन कूल डाउन हो जाती है, तो हमारी बॉडी खुद ही मैनेज कर लेती है इंक्रीजिंग टेम्परेचर को। लेकिन जब ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है कि हमारी स्किन खुद को कूल नहीं कर पाती, बॉडी कूल नहीं कर पाती, ड्राई होने लगती है स्किन, तो हीट स्ट्रोक आ सकता है। हीट स्ट्रोक आने से इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो हेड है, चक्कर आ सकता है उससे, हीट स्ट्रोक की वजह से सिवियर हेडेक हो सकता है। जो आपकी स्किन है उसकी वजह से आपका जो हीट स्ट्रोक है उसका सीरियस डेंजर इंक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज वो खुद को कूल डाउन एक टेम्परेचर के बाद 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बाद नहीं कर पाएगी। और ये सब होने की वजह से स्टमक जो है हमारा, हमें वॉमिटिंग आना शुरू हो जाएगी, नौशिया जो है वो फील होगा, टांगों में भी पेन हो सकती है, क्रैम्पिंग्स हो सकती हैं। इस तरीके से ह्यूमंस को ये इफ़ेक्ट करती है। अब फ्यूचर के लिए हम क्या बोल सकते हैं? यूरोप में जिस तरह से हीट वेव है, सेम एरिया में, इससे सॉइल ड्राई हो रहा है। एक बार अगर जैसे हीट वेव आ रही है, सॉइल में मॉइस्चर है, तो आपका जो वेदर है वो थोड़ा कूल होने की इवेपोरेशन से हेल्प उसको मिलेगी। लेकिन आपका सॉइल भी अगर डिस्ट्रॉय हो गया है, डिस्ट्रॉय एज इन ड्राई हो गया है, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है फॉर द पीपल, जब तक नेक्स्ट हॉट एयर वहाँ पे आती। अब नेक्स्ट यही है कि जो इकोनॉमीज़ हैं यूरोप की, यूएस की, वो फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन पे डिपेंड करती हैं। यूरोप बहुत ज़्यादा वोकल है
ये बोलने के लिए कि एमिशंस को कम करो, वो इसमें इन्वेस्ट भी कर रहा है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे भी इन्वेस्ट कर रहा है। अब यूक्रेन वॉर में कितना कुछ डिसरप्ट हो गया। वर्ल्ड लीडर्स के पास एक क्लियर चॉइस है, कलेक्टिव एक्शन और कलेक्टिव सुसाइड। क्योंकि देखिए क्या होता है, जिस देश पे जब तक असर नहीं पड़ रहा है तो उसको प्रॉब्लम समझ नहीं आती है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम समझ नहीं आती है, राइट। जैसे कि यूरोपियन देश थे, या अब सबसे ज़्यादा खतरा किन देशों को है, जो छोटे देश हैं। जैसे मालदीव्स के बारे में आपने सुना है कि वो एक टाइम पे बचेगा ही नहीं, 2050 तक हम कहते हैं कि वो पानी में डूब जाएगा। तो इन देशों पे, और यूएस हो गया या यूरोप हो गया, इन पे बहुत ज़्यादा खतरा नहीं था आज तक। तो मीटिंग्स होती थी, कॉन्फ्रेंसेस होती थी कि इन्वायरमेंट को बचाना है, बट बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हमको नहीं दिखता था। लेकिन अब जिस तरह से यूरोप सफ़र कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा वोकल हो रहा है कि इन चीज़ों को हमको रोकना है, एमिशंस को रोकना है। और सेम चीज़ यूएस को भी समझ में आएगी। जब तक खुद के देश पे नहीं आती तब तक समझ नहीं आता है, बट डेफिनेटली यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स के पास अभी क्लियर चॉइस है कि मिल के इस चीज़ को बचाया जाए, एक्शन लिया जाए, या फिर इट्स अ सुसाइड, अर्थ ख़त्म हो जाएगी। बट डेफिनेटली देयर इज़ अ थिंग, यहाँ पे फियर मॉन्जरिंग की बात नहीं है, डराना नहीं है। थिंग्स कैन बी कंट्रोल्ड, बट हमको एक्शन लेना होगा। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन। एक आपके लिए MCQ है, GRIHA स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये आर्किटेक्चर के लिए है, इन्वायरमेंट के लिए है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए, डिफेंस स्टैंडर्ड्स के लिए। आइडिया देती हूँ कि बिल्डिंग्स के लिए ये स्टैंडर्ड्स रखे जाते हैं। बट यहाँ पे मैं आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगी, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हीट वेव्स ऑन हेल्थ, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, राइट। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने डिस्कस किया। जब इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में आता है तो वहाँ पे आपको शुरू कैसे करना है। आंसर हमेशा इंट्रोडक्शन होगा, एक बॉडी होगी आंसर की, और कंक्लूजन होगी। तो जैसे आपने हमेशा सुना होगा कि कंक्लूजन आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप बताएं कि हीट वेव्स क्या होती हैं, आप उनसे क्या समझते हैं कि हीट वेव्स क्या है। बॉडी में आप डिस्कस करें कि जो हमने डिस्कस किया क्राइटेरिया क्या है, कितना टेम्परेचर होगा, जैसे बताया कि प्लेन्स के लिए कितना होगा, कोस्टल रीजन के लिए कितना होगा, हिली रीजन के लिए कितना होगा, किस केस में हम सिवियर हीट वेव बोलेंगे, ये सब मेंशन कीजिए। आप यहाँ पे कोई ना कोई रिपोर्ट भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे IPCC की रिपोर्ट है AR6, उसमें हीट वेव्स के बारे में क्या कहा गया है, ये या रिसेंटली कहाँ कहाँ पे हीट वेव्स आई, इससे पहले कहाँ से आई, ये सब आप बॉडी में बता सकते हैं। फिर आप उसके कॉजेज़ बताइए, क्या कॉजेज़ हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है हेल्थ पे, इन्वायरमेंट पे, इकोनॉमी पे। तो ये सब हमने डिस्कस किया है थोड़ा बहुत, आप इसको एक्सपैंड करके लिखिए। और कंक्लूजन में ऑलवेज सॉल्यूशंस डिस्कस कीजिए, राइट। जैसे हमने बोला मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने एक रिपोर्ट निकाली है, उन्होंने बताया है कि इस चीज़ को किस तरह से हम प्रिपेयर हो सकते हैं मिटिगेट करने के लिए हीट वेव के इम्पैक्ट। तो सॉल्यूशंस और वे फॉरवर्ड आपको कंक्लूजन में डिस्कस करना है। सो इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए एक बार लिखने का, और हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए लिख के, या फिर आप टेलीग्राम पे भी आंसर भेज सकते हैं। आप दूसरे स्टूडेंट्स का भी पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कौन क्या लिख रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मैं अमित। अपनी UPSC की जो मैंने जर्नी स्टार्ट की हुई है, अमित अपनी UP से ज़्यादा थैंकफुल हूँ स्टडी IQ प्लेटफॉर्म का। इन्होंने उस इंडिया के हर बच्चे को एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जो शायद हम लोग बैठकर अपने गाँव में, शहरों में ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे, और इतने अफोर्डेबल प्राइस में। स्टडी IQ का नाम एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही ज़बरदस्त है, वेल नोन ब्रांड है। इनके स्टडी मटेरियल हो या इनका जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका है फैकल्टीज़ का, स्पेशली अमित सर, शशांक त्यागी सर एंड बाकी सारे फैकल्टीज़, दे आर द वेरी गुड, वेरी नाइस। कॉन्सेप्ट को इस तरह से क्लियर करते हैं कि आपको फिर लाइफ टाइम आप उसे भूल नहीं पाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म का जो सबसे बेहतरीन जो पार्ट है वो है 1-to-1 मेंटरशिप। UPSC की जर्नी में आपको क्या नहीं करना है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये 1-to-1 मेंटरशिप जो प्रोग्राम चल रहा है स्टडी IQ प्लेटफॉर्म के द्वारा, इट इज़ द बेस्ट पोर्शन ऑफ दिस पैकेज। इसमें अनिल स्वरूप सर, जो इंडिया के जाने माने ब्यूरोक्रेट हैं, वो हम लोगों की समस्याओं का एकदम क्विक रिजोल्यूशन देते हैं, जिससे कि आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। चाहे आप सर से अपना पर्सनल प्रॉब्लम हो या एकेडमिक्स प्रॉब्लम हो, आपका ऑप्शनल चूज़ करने का प्रॉब्लम हो, आपका स्टडी में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा हो, किसी भी टाइप का जो भी आपकी इश्यूज़ होते हैं, वो अनिल स्वरूप सर और बाकी हमारे मेंटोर लोग बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे रिजॉल्व कर दे रहे हैं। थैंक यू स्टडी IQ, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।